चलिए इधर आइए। तो अब हम देखने जा रहे हैं, अभी मैंने आपको पूरा एक चैप्टर जो है जितने भी टॉपिक है सारा कुछ पढ़ा दिया। सो क्लास बात नहीं करेंगे, अब क्लास वर्कशीट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास वर्कशीट 01। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं, सारा क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। लिमिटिंग वैल्यू पूछ रखा है पॉइजन्स रेशियो का, तो मैंने बता रखा है कि पॉइजन्स रेशियो का जो लिमिटिंग वैल्यू है उसका रेंज क्या है, 0 से 0.5 है ना। पॉइजन्स रेशियो बताता क्या है कि बॉडी में जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसके कंपैरेटिवली दूसरे डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आएगा, यही तो बताता है पॉइजन्स रेशियो। लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो लॉन्गिट्यूडनल है, जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, लेटरल है। तो बॉडी में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिफॉर्मेशन आएगा, यही तो पॉइजन्स रेशियो बताता है। जिस भी मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो कम होगा उसमें जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके कंपैरेटिवली दूसरे डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन कम आएगा। जिसका पॉइजन्स रेशियो ज्यादा होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस मटेरियल के उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा, यही तो बात है। तो डक्टाइल मटेरियल में ज्यादा होता है, खींचोगे तो लेंथ भी बढ़ता है और एरिया भी कम होता है। लेटरल डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन ज्यादा आता है ना डक्टाइल मटेरियल में, है कि नहीं। मैक्सिमम क्या होता है पॉइजन्स रेशियो, कौन से मटेरियल के लिए मैक्सिमम होता है, इनकम्प्रेसिबल। कितना होता है, 0.5। सही बात है ना। दूसरा क्वेश्चन बताइए, दूसरा क्वेश्चन, प्रूफ रेजिलेंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट, कहां तक हो प्रूफ रेजिलेंस, कहां तक होता है। और क्या दिया वहां पर, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दिया है, तो पहले लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ठीक करूं, है ना। यहां पर क्या दिया ऑप्शन में, बी दिया है, इसी को मान रहे तुम लोग। प्रूफ रेजिलेंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मारो, है ना, ए। तीसरा, द स्पेसिमेन इन चारपी इम्पैक्ट टेस्ट, मैंने बताया आइजोट चारपी जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, आइजोट चारपी किसके लिए होता है, मटेरियल के टफनेस टेस्ट के लिए। तो उसमें जो स्पेसिमेन को रखा जाता है उसमें पेंडुलम जैसा रहता है, आप नेट पे देखिए उसको, पेंडुलम को छोड़ते हैं उसको इम्पैक्ट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी वहां पर मीटर में आती है, तो उसको जो रखा जाता है सिंपली सपोर्टेड रखा जाता है, ठीक है। तो आप आइजोट चारपी में जो स्पेसिमेन रखा जाता है वो कैसा रखा जाता है, एज सिंपली सपोर्टेड। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो कितने बार बता दिया, E इज इक्वल टू जी को ही क्या बोलते हैं, N बोलते हैं, C बोलते हैं, है ना। तो E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू है क्या कहीं, नहीं है ये ऐसा, E इज इक्वल टू, ये है ही नहीं, E इज इक्वल टू 2G 1 माइनस म्यू है, तो 1 प्लस दिया है हाँ, सी वही तो मैं बी देख रहा, सी ऑप्शन, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। G की जगह क्या दे रखा है, N दे रखा है, तो C और N मैंने बोला था। वैसे भी नहीं भी बोले तो क्या उसने तो दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी N, इसमें तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या चीज बोल रहा है, P इज द टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट नहीं करके किससे डिनोट कर रहा है, P से डिनोट कर रहा है। और रेक्टेंगुलर बार है, अभी मैंने सर्कुलर बना दिया, बार कैसा है, रेक्टेंगुलर बार है, रेक्टेंगुलर बार है। और उसका लेंथ दे रखा है L और उसका विड्थ दे रखा है B, लेंथ L है विड्थ B है, बोल क्या रहा है, और थिकनेस D है, उसका थिकनेस भी होगा, मतलब ऐसा थिकनेस, ये थिकनेस अंदर तरफ यार उसका, अरे अंदर तरफ होगा ना बाहर, तो थिकनेस, उससे कोई मतलब भी नहीं। क्यों मतलब नहीं है, क्यों पूछ क्या रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वी नो दैट ये यूनिएक्सियल लोडिंग से सब्जेक्टेड है ना, तो मैंने बता रखा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा अपॉन E 1 माइनस 2 म्यू, यही तो बताया था। तो यहाँ पर सिग्मा ना देके स्ट्रेस को किससे डिनोट किया है, P से, तो इसमें क्या दिक्कत है, P अपॉन E 1 माइनस 2 म्यू, डी दिल्ली इज करेक्ट है ना, सो डी दिल्ली करेक्ट हो जाएगा 5 म्यू। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। The property of material by which it can be drawn into smaller section by application of tension is called ductility। स्मॉलर सेक्शन में क्रॉस सेक्शन कम होने लग जाता है, लेंथ बढ़ता है कि नहीं, डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी से क्या होता है, जो मेलेबिलिटी दी है शीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। प्लास्टिसिटी से परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है। इलास्टिसिटी से ओरिजिनल शेप को रिगेन करते हैं, है कि नहीं। तो स्मॉलर सेक्शन में टेंसाइल टेस्ट में स्मॉलर सेक्शन में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के कारण पॉसिबल है, डक्टिलिटी के कारण। सो डक्टिलिटी, सो 6 का क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे डक्टिलिटी। 7th क्वेश्चन पे आइए। एवरी मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ विथ इन इट्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी,
अगर दोनों ऑप्शन है तो किस पे जाइएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सी पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन बोला है, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन। आप ये मत सोचना सर ये तो आपने बोला था सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन, लेकिन सर यहाँ तो उसने कुछ बोला नहीं, सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन बोल दिया। अगर सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन बोलना चाह रहा है मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन बोलना चाह रहा है। सुन रहे मेरी बात, अगर शियर स्ट्रेस बोलना होगा, शियर स्ट्रेन बोलना होगा तो बोलेगा, अगर कुछ नहीं बोल रहा है मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेन के बारे में बात बोलना चाह रहा है। ठीक है जी, तो वो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी और के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन है। जी मालूम है ना, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, के मालूम है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, पता है ना। हाँ, सो 8th नंबर का क्या हो जाएगा, ए। 9th नंबर पे आ जाइए, स्ट्रेन एनर्जी बार बार बता रखा है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, हाफ पी इंटू डेल, है क्या यही, ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्या होता है, इसी को हम रेजिलेंस बोलते हैं या फिर स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। रेजिलेंस मैंने आपको बताया लोड के टर्म में क्या होता है, बताइए, पी स्क्वायर एल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। स्ट्रेस के टर्म में बताया सिग्मा स्क्वायर वॉल्यूम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई, और ये तो रेजिलेंस है, और यही प्रूफ रेजिलेंस हो सकता है। अगर मैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस मतलब स्मॉल यू बोलूंगा तो रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, बताया ना। तो हाफ कहने का मतलब 0.5, सो 0.5 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन कहीं दिया है क्या, हाँ अच्छा वॉल्यूम भी दिया है। कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम भी दिया है, मतलब वो इसी की बात करना चाह रहा है। कहने का मतलब वॉल्यूम भी दिया है, मतलब मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की बात नहीं करना चाह रहा है, इसी की बात करना चाह रहा। तो इधर देखो ना, सिग्मा इंटू वॉल्यूम, और ये 2e, तो e ये कोई भी एक, इसको ले लो, इसको ले लो, कोई भी मतलब एक ले लो, तो हाफ मतलब 1/2, 2 है ना, 1/2 इस 0.5, ये स्ट्रेस, और सिग्मा अपॉन ही क्या बन जाएगा, स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। क्यों, तो ये रेजिलेंसी तो है, स्ट्रेन एनर्जी तो है, इसको रेजिलेंसी तो बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की बात नहीं कर रहा क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तभी तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। सो 9th का कौन सा ऑप्शन सही है, डी दिल्ली, डी दिल्ली। 10th नंबर क्वेश्चन पे आई, 10वें नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बार बार बात कर लिया, कितना 200 गीगा पास्कल, और उसको कभी कभी ऐसा भी देता है 2 × 10⁻, कितना 5 कि 6, ये कितना है 9 10 11, 6 और 5 11, सही बात है। और इसका ये जो एक इसका माइल्ड स्टील का देख रहे थे हम, माइल्ड स्टील का, इसका हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस भी देख चुके हैं, क्या कितना था रेंज उसका अल्टीमेट स्ट्रेस का, और यील्ड स्ट्रेस का रेंज कितना था, ये 250 के आसपास, और ये कितना था 450 के आसपास। क्यों, इतना तो पता होना चाहिए, मेगा पास्कल में था कि पास्कल में था, ध्यान रखना, ध्यान रखा करो ये सब। 11th का बताइए, आइडेंटिफाई दी इररनेस स्टेटमेंट, मतलब क्या गलत है माइल्ड स्टील के लिए। हैज 2 यील्ड पॉइंट्स, यस, अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट, क्यों, अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट, यस। इज अ डक्टाइल मटेरियल, हाँ माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है ना। हैज स्मॉल परसेंटेज एलोंगेशन एट फेलियर, सोज स्ट्रेन हार्डनिंग, वो स्ट्रेन हार्डनिंग उसमें आता है, दैट मीन्स ये बोल रहा है हैज स्मॉल परसेंटेज एलोंगेशन। क्या बात करते हो, स्मॉल थोड़ी ना, ज्यादा है ना, एलोंगेशन उसमें क्या आता है, ज्यादा, परसेंटेज एलोंगेशन ज्यादा है माइल्ड स्टील, क्योंकि माइल्ड स्टील क्या है, एक डक्टाइल मटेरियल है, जितने भी डक्टाइल मटेरियल है उसमें परसेंटेज एलोंगेशन क्या होता है, ज्यादा, परमानेंट डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है ना, तो परसेंटेज एलोंगेशन भी क्या होगा, ज्यादा। तो स्मॉल परसेंटेज एलोंगेशन बोलना गलत है माइल्ड स्टील के लिए, क्योंकि उसमें एलोंगेशन क्या होता है, ज्यादा, अरे हाँ ना। सो गलत क्या है, सी गलत है भाई। स्ट्रेन हार्डनिंग तो शो करता है, मैंने दिखाया भी आपको स्ट्रेन डायग्राम में माइल्ड स्टील का, दिखाया कि नहीं दिखाया है, दिखाया है। तो एररनेस जो है वो सी होगा। 12th नंबर पे हम चर्चा करें, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन ऑफ कॉन्क्रीट, इट इंडिकेट्स दैट स्टील इज, क्या होगा, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ज्यादा है किससे, कंक्रीट से, तो क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक है ना भाई, ज्यादा है तो मोर इलास्टिक। और
13 द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी। वर्किंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? वर्किंग स्ट्रेस का और क्या नाम है? वर्किंग स्ट्रेस। और क्या होता है? परमिसिबल। और अलाउ कर रहे हैं अपन, अलाउएबल स्ट्रेस। वेरी गुड, अलाउएबल स्ट्रेस। ये हम कैसे निकालते हैं सब बता रखा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से निकालते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन यही वर्किंग बोलो, इसी को परमिसिबल बोलो, इसी को क्या बोलो? अलाउएबल बोलो। यही तो है। मैक्सिमम क्या होता है? जैसे डक्टाइल मटेरियल में मैक्सिमम क्या होगा? इल्ड स्ट्रेस है कि नहीं? इल्ड स्ट्रेस। तो इल्ड स्ट्रेस मान के चलो अगर 100 है तो वर्किंग स्ट्रेस कितना होता है? वर्किंग स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी होती है? 1 से ज्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम अपॉन अलाउएबल। तो अगर 1 हो गया दैट मींस ये दोनों बराबर हो गए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने का मतलब भी क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 1 से ज्यादा। तो अगर मैं 2 ले रहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 ले रहा तो अलाउएबल स्ट्रेस कितना आ जाएगा? पर वर्किंग स्ट्रेस कितना आ जाएगा? मैक्सिमम मान लो कितना मारा था? 100। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना ले लिया अगर तुमने? 2। तो अलाउएबल वर्किंग कितना आ गया? 50 आ गया। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि दी वर्किंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस। नहीं, इक्वल तो होता ही नहीं है। अल्टीमेट स्ट्रेस की बात कब करते हैं डिजाइनिंग में? जब वो मटेरियल कौन सा हो? ब्रिटल। तो ब्रिटल मटेरियल हो और वर्किंग स्ट्रेस की वर्किंग स्ट्रेस मतलब हमेशा मैक्सिमम। ब्रिटल मटेरियल में मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब कौन सा? अल्टीमेट। तो जो वर्किंग होता है वो ऑलवेज अल्टीमेट से क्या होना चाहिए? कम। बी बॉम्बे इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस। जो वर्किंग होगा वो मैक्सिमम कहने का मतलब अगर हम बात कर रहे हैं ब्रिटल मटेरियल की, ध्यान देना, तो जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस। अगर हम बात कर रहे हैं डक्टाइल मटेरियल की, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस। यही बात है ना? तो जो वर्किंग होता है, जो अलाउएबल होता है, जो परमिसिबल होता है, वो यील्ड से भी क्या होना चाहिए? कम। अगर डक्टाइल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है, तो अल्टीमेट से क्या होना चाहिए? कम। सही बात है ना? तो पहला ऑप्शन इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस बिल्कुल गलत है। इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस बिल्कुल गलत है। लेस देन द यील्ड स्ट्रेस, यस। जो वर्किंग होता है, अलाउएबल होता है, परमिसिबल होता है, वो ऑलवेज यील्ड से क्या होना चाहिए? कम। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 50 है यील्ड स्ट्रेंथ किसी मटेरियल का, अगर हमने 100 मान लिया है तो वर्किंग अलाउएबल कितना है? 50 है। सबकी इधर ध्यान लगाओ यार। मोर देन यील्ड स्ट्रेस तो हो ही नहीं सकता। मोर देन यील्ड स्ट्रेस थोड़ी ना होगा परमिसिबल जो वर्किंग होगा, ये तो और बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, a material is called ductile if it has little plastic elongation range। बिल्कुल गलत। प्लास्टिक elongation range has long plastic elongation range, yes। डक्टिलिटी का क्या डेफिनेशन बताया था? ये मेजरमेंट शो करता है कि किसी मटेरियल में कितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो हैज लॉन्ग प्लास्टिक एलोंगेशन रेंज। मैंने बताया कि डक्टाइल मटेरियल कहने का मतलब कोई भी अगर मटेरियल वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है तो वो क्या कहलाता है? डक्टाइल। और वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है दैट मींस उसके अंदर क्या आएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है दैट मींस उसके अंदर क्या है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो वायर के फॉर्म में तभी कोई चीज कन्वर्ट हो पाएगी, तभी वो डक्टाइल कहला पाएगी जब उसमें प्लास्टिक रेंज ज्यादा होगा। तभी तो वो धीरे 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 पतली होते 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 वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होते टूटेगी। तो प्लास्टिक रेंज अगर कोई डक्टाइल मटेरियल है तो उसमें प्लास्टिक रेंज ज्यादा होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन ज्यादा होना चाहिए। अरे सही बात है कि नहीं? तो हैज लॉन्ग प्लास्टिक एलोंगेशन रेंज, ये सही है। बी बॉम्बे इज करेक्ट। तो ये 14 का बी बॉम्बे सही हो जाएगा। 14 का बी बॉम्बे, 14 का बी बॉम्बे। 15 पे आइए। पॉइजन्स रेशियो, हाँ लार्ज इलास्टिक रेन भी सही है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर जो है लॉन्ग प्लास्टिक एलोंगेशन रेंज को लिया जाएगा, है ना? दोनों ही ठीक है। लार्ज इलास्टिक, हाँ लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन ये भी ठीक है। इलास्टिक स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है इसमें, है ना? डिफॉर्मेशन ज़्यादा आ रहा है बॉडी में, डिफॉर्मेशन ज़्यादा है डक्टाइल में, क्या दिक्कत है? इलास्टिक रेंज में ठीक है। लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रेंज ज़्यादा हो डक्टाइल मटेरियल में, परमानेंट डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो, ये ज़्यादा अच्छा है। सर इलास्टिक के कंपैरिजन में प्लास्टिक ज़्यादा है। हाँ नहीं सो लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन ये भी तो सही है। इलास्टिक
स्ट्रेन मतलब सर एक तरह से बोला चाहिए तो सैलो से रिलेट कर रहा हो कि वो अपना वो लेता हो ऐसी इलास्टिसिटी आपको नहीं तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों में ये भी थोड़ा बहुत सही है कि जो भी डक्टाइल मटेरियल होता है उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, समझना, इलास्टिसिटी होती है। सो लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन होती है, लेकिन लार्ज होती है कि कम होती है ये बोलना थोड़ा सा गलत है, लेकिन होती है। अगर यही ऑप्शन वो नहीं होता कि परमानेंट डिफॉर्मेशन लार्ज हैज लॉन्ग प्लास्टिक एलोंगेशन रेंज अगर नहीं होता तो मैं इसमें जा सकता था, लेकिन जब ये है कि हैज लॉन्ग प्लास्टिक एलोंगेशन रेंज, इसी पे जाना है, ठीक है ना। ये किसी मटेरियल, किसी डक्टाइल मटेरियल में हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन जनरली 99% जो भी डक्टाइल मटेरियल है उसमें इलास्टिक स्ट्रेन तो होगा ही, है ना। इलास्टिक स्ट्रेन का होना मतलब इलास्टिसिटी का होना, क्यों? तो डक्टाइल मटेरियल में इलास्टिसिटी तो होती है, इलास्टिसिटी होती है, लेकिन लार्ज होती है, कम होती है, मालूम नहीं मेरे को, इसीलिए जो एप्रोप्रिएट आंसर है उस पर हम गए हैं, इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। पॉइजन रेशियो बताने की जरूरत नहीं है, क्या होता है? ये तो आपको रट जाना चाहिए, अभी तक नहीं रटा है तो आप बहुत दुविधा में चल रहे हैं। 16 द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? ये भी एकदम, अरे बल्क मॉडल, क्या आंसर है इसका? बी बॉम्बे। 15 का क्या आंसर था? वेरी गुड। 17 पे आइए। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताने की जरूरत नहीं, क्या होता है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। कौन सा आंसर है? सी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। रिएक्शन निकालना है, तो आप देखें ना भैया, इसमें रिएक्शन निकालना है तो कितना आसान है। तो एक फोर्स इधर लगा है 20 का, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। रिएक्शन निकालना है ना, तो ये कुछ इस तरह, एक यहाँ तक है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, उसके बाद ये यहाँ पर भी हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पर ए पॉइंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर ए। यहाँ पर बी पॉइंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर बी। क्यों? और ये जो डिस्टेंस आपको दे रखा है 100 और 100, तो आप यहाँ से क्लियर देखिए आप कि आपको बी भी हिंज है और ए भी हिंज है, तो हमको आर ए निकालना है, रिएक्शन निकालना है, बोला क्वेश्चन में क्लियर मेंशन, रिएक्शन एट सपोर्ट ए निकालना है, आर ए। तो बी हिंज है तो बी के अबाउट क्या ले लेते हैं? मोमेंट ले लेते हैं। बी के अबाउट मोमेंट ले लो, इसके अबाउट, सो समेशन ऑफ मोमेंट टेकिंग अबाउट पॉइंट बी, ऐसा करके ले लो। सो दो ही तो फोर्स है, एक 20 और एक कितना? आर ए। आर ए यहाँ तक कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज, सो प्लस आर ए, डिस्टेंस कितना है? 100 का। ये भी कैसे जाएगा? बी तक क्लॉकवाइज जाएगा, डिस्टेंस कितना है? 200, सो प्लस 20 इंटू 200 इक्वल्स टू 0। सो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस में हो जाएगा, 2 2 4 और 3 0 और 100 0। सो आर ए इज इक्वल्स टू 40। आर ए इज इक्वल्स टू 40। नहीं आ रहा 40? माइनस आ रहा, दैट मीन्स क्या होगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। हमने अभी कैसा बनाया है? आर ए को अपवर्ड बनाया है, आर ए को अपवर्ड बनाया है, मैंने बताया था एक जगह, कभी बता रहा था, तो आर ए को अपवर्ड बताया, और यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, -40, तो मैग्नीट्यूड तो सही रहता है। अगर माइनस आ रहा है मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया वो क्या लिया है? गलत। तो आपने अपवर्ड बनाया है, तो ये कैसा होगा? डाउनवर्ड। तो यहाँ से 40 किलोन्यूटन को आप क्या बनाएं? डाउनवर्ड बताएं। ठीक है जी, ठीक है। 19 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। फोटो लेना चाहे फोटो ले ले, लिखने का समय नहीं है। फोटो ले लीजिए, ग्रुप में भेज देना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। प्लीज इधर कंसंट्रेट करिए, मेहनत करिए इधर। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट, क्या बोलेंगे? रेजिलेंस। कहां से इसमें इलास्टिसिटी कहां से आ जाएगा? डक्टिलिटी कहां से आ जाएगा? मेलेबिलिटी। स्ट्रेन एनर्जी में तो दो ही है, रेजिलेंस या फिर टफनेस। ठीक है, सो 19 का क्या आ जाएगा? ए। 20 पे बात करें, 20 पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक। तो लीस्ट इलास्टिक कौन सा होगा? लीस्ट इलास्टिक जिसमें डिफॉर्मेशन रेट क्या हो? ज्यादा। तो सेम फोर्स लगाने से किसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा हो सकता है? रबर में। आप ऐसे याद रखें, है कि नहीं यार?
ये जितने भी आपको मटेरियल दिख रहे हैं, सिल्वर दिख रहा, चांदी, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, हाँ? ब्रास मतलब क्या होता है? पीतल। ब्रोंज मतलब कांसा, हाँ कांसा, यस यस कांसा। पीतल नहीं, कांसा जो है उसमें वो मिलाएंगे ना अपन, टीन मिलाएंगे ना, कॉपर में टीन मिलाएंगे तो ब्रोंज बनेगा, है ना? तुमने क्या बोला तुमने शुरू में क्या बोला? पीतल, कॉपर मतलब पीतल, हाँ? नहीं, तुमने क्या बोला था? हाँ, कॉपर मतलब तांबा और पीतल मतलब ब्रास। जब हम कॉपर में बेस है और उसमें जिंक मिलाएंगे तो बनेगा पीतल, हाँ ठीक है। अब ब्रोंज बनेगा कांसा से, है ना? ब्रोंज मेडल मिलता है ना, ब्रोंज मेडल कांच से पदक, यस। वो कैसे मिलता है? कॉपर में क्या मिलाते हैं? टीन, ठीक है। अच्छा इधर आइए। तो हम बात कर रहे थे कि इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी किसकी कम है? तो भाई तुम ये मान लो ना, सेम टुकड़ा ले लो और जिसमें लोड लगाओ, जिसमें डिफॉर्मेशन सबसे क्या हो, ज्यादा हो, उसकी इलास्टिसिटी कम है। यही तो सीखते आए हैं। अब ये यूनिट खत्म हो गया, बेसिक सारी चीज समझा दी, यही तो सीखे हम, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार? डिफॉर्मेशन रेट किस में ज्यादा होगा? रबर में, ठीक है। क्या आंसर है? ऑप्शन बी बॉम्बे। 21 पे आइए। अब आर है, लेंथ एल है, मीटर लॉन्ग एंड हैविंग इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन इतना, इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड, इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड, एल लेंथ का है। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार, बता दो दिया, एक्सियल लोडिंग है, स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर एल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ क्या बताया था? 2AE बताया था। तो यहाँ पर लोड P ना होगा क्या है? WL स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ AE। कौन सा फॉर्मूला है? बी बॉम्बे। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 21 सडन लोड पे क्यों आ रहे हो? सडन लो का कहानी अलग होगा, स्ट्रेन एनर्जी का, उसको भी हम डिस्कस नहीं किए, देखेंगे उसको बाद में। यहाँ सडन लोड का मैंने स्ट्रेस बताया, वो भी देखो बताया भी नहीं आपको, चलो बता दूंगा मैं। लोड पूरा अच्छे से बताऊंगा, उसमें ग्रेजुअल लोड अच्छे से बताऊंगा आपको, सडन लोड क्या होता है, इम्पैक्ट लोड क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, थोड़ा समझाऊंगा धीरे से, ठीक है। अभी तो हम ये कुछ नहीं, हम ग्रेजुअल लोडिंग पे चर्चा कर रहे हैं। ग्रेजुअल लोडिंग पे मैंने आपको बता रखा है कि पी स्क्वायर एल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ AE होता है। आगे आइए 22। फॉर अ बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक कोई बीम है जो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बताया सर, हाँ तो इसके बाद बताऊंगा ना, शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम में ऐसा होता है, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है या फिर इस तरीके से किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से, है ना, सब बताऊंगा कि क्या मतलब होता है इस W का, किलो न्यूटन पर मीटर बोलते हैं, रेट ऑफ मीटर, इसका क्या मतलब है, सब बताऊंगा वहां पर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कोई एक बीम है carrying uniformly distributed load, the strain energy will be maximum in case of the beam. स्ट्रेन एनर्जी किस केस में मैक्सिमम होगा? कौन सा बीम होगा? अलग अलग बीम है, जैसे कि क्या बीम है देखो, प्रॉप्ड बीम है, तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कैसे रहता है? कैंटिलीवर है, उसमें एक सपोर्ट दे दो, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी फिक्स्ड एट बोथ हैंड, फिक्स्ड एट बोथ हैंड लाइक दिस। ऑप्शन सी इज व्हाट? कैंटिलीवर, एक एंड फिक्स, दूसरा फ्रीज द कैंटिलीवर। इसको हम बात करेंगे इसका हमारे दूसरे टॉपिक में, शियर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम। सिंपली सपोर्टेड एट बोथ हैंड्स लाइक दिस। ये अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई बीम है वो क्या कैरी करके रखा है? यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दैट मींस यूडीएल। तो कौन से बीम में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी आएगा? ये भी यूडीएल कैरी करके रखा है, ये भी यूडीएल, ये भी यूडीएल, ये भी यूडीएल। इसको आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं कैसे? स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? हम जिसको जनरलाइज फॉर्मूले से समझें, हाफ पी इंटू डेल। ध्यान देना, लोड की वैल्यू तो बराबर है, हाफ तो हाफ है। ये क्या चीज है? डिफ्लेक्शन, डिफॉर्मेशन। ये तो आप ये समझिए कि इन सारे बीमों में जिसमें डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन क्या आएगा? ज्यादा आएगा। उसके लिए स्ट्रेन एनर्जी क्या आएगा? ज्यादा। तो किसमें डिफॉर्मेशन है, डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा? तो उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला नहीं भी पता, वो तो बेसिक से चीजों से हम समझ सकते हैं कॉमन सेंस लगा के। आप ये समझिए कि डिफॉर्मेशन किसमें ज्यादा आएगा? जो बीम कमजोर लग रहा होगा उसमें डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। तो तुम देखो कमजोर कौन है? ये दो बोथ हैंड फिक्स तो कमजोर है ही नहीं, बोथ हैंड फिक्स्ड है और उसमें लोड लगा हुआ है, उसमें तुम लेटे हुए, बोथ हैंड फिक्स्ड है, कोई ऐसा कोई बार है,
बीम माना लो बोथ एंड फिक्स है, उसमें तुम लेटे हुए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो भाई तो मजबूत है, तो उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा क्या? नहीं आएगा। सिंपली सपोर्टेड, फिक्स तो नहीं है लेकिन दो तरफ सपोर्ट रखा गया, ये भी थोड़ा थोड़ा मजबूत ही है, तो इसमें भी डिफॉर्मेशन आ ही आएगा। एक एंड फिक्स है, दूसरा सपोर्टेड है, ये भी मजबूत है। ये सबसे, इन सारे में सबसे कमजोर बीम कौन सा है? कैंटिलीवर। तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या है? ज्यादा। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा, इस फॉर्मूले से समझा जाता है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा क्योंकि अभी मैंने डिफ्लेक्शन डील नहीं किया है आपसे, लेकिन आपको कॉमन सेंस से बता रहा कि डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, सेम अगर लोडिंग है तो ये सबसे बीम कमजोर है, तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या आएगा? ज्यादा आएगा इसके कंपेरेटिव में। जब मैं वहां पर आऊंगा तो आप यहाँ से हम फॉर्मूला भी याद रखेंगे, सबका फॉर्मूला हमको याद करना है। ये प्रॉप्ट का तो नहीं होता, ये सब स्टैंडर्ड केस है। इसका आपके पास हो जाता है WL⁴ 384 टाइम्स ऑफ PI, इसका आपके पास हो जाता है 5WL⁴ 3 टाइम्स ऑफ 384 टाइम्स ऑफ EI, इसका आपके पास हो जाता है WL⁴ 8 टाइम्स ऑफ EI। तो सबसे ज्यादा इसका होगा, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी भी किसमें होगा? कैंटिलीवर बीम में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी चेन्नई। 22 के लिए सी चेन्नई सही हो जाएगा। तो 22 भी हो गया हमारे पास। आप घर में जाने के बाद फिर से क्वेश्चंस को बनाइए, फिर से एक बार अपने क्वेश्चन को फिर से देखिए, तब बार बार जब उसको आप देखेंगे ना तो चीजें यूज टू होंगी, तो चीजें फैमिलियर होंगी। एक बार करने से नहीं होगा और सिर्फ सोचने से नहीं होगा, मेहनत लगता है सब्जेक्ट को अच्छा करने में, सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी को पकड़ने में। एक बार में नहीं सीखोगे, मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर सीख जाओगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। 22 के बाद क्या आ जाएगा? 23 क्या बोलता है बताओ यार? The ability of material to absorb energy till the breaking or rupture take place is known as toughness। कौन सा ऑप्शन सही है? बी बॉम्बे। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी? ये तो बहुत आसान। स्ट्रेन, शियर फोर्स का क्या होगा? फोर्स है तो न्यूटन, स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का, स्ट्रेन क्या है? सी। बहुत बेसिक क्वेश्चन, आप क्या पता है सब क्वेश्चन ना है। द प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 25, the property of material by which it gets permanent deformation under a load which is not recover after removal of load। बता चुका हूं किसके कारण परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है? प्लास्टिसिटी। क्यों? डक्टिलिटी के कारण थोड़ी ना आता है, डक्टिलिटी के कारण तो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इलास्टिसिटी के कारण तो रिमूव कर लेता है लोड हटाने के बाद। परमानेंट जो डिफॉर्मेशन आता है वो तो प्लास्टिसिटी है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया इसने। 26 पे आइए। अ लीनियर फोर्स deformation relation is obtained in a material। a linear force deformation relationship obtained, force or deformation, a linear force deformation relation is obtained in a material having a elastic stress strain property, having a plastic stress strain property। B तो बिल्कुल गलत है। which are rigid elastic material, ये भी गलत है। B और D। हमारा मटेरियल कैसा रहता है? होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक रहता है, रिजिड इलास्टिक तो रहता ही नहीं है। तो हमको डिसाइड करना है ए और सी में। तो ए क्या बोल रहा है? हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, और सी बोल रहा है फॉलोइंग हुक्स लॉ। तो दोनों ही सही है लगभग, है ना, हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी। और लेकिन एप्रोप्रिएट अगर जाना है तो हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी बोला है ना, तो हम किस पे जाएंगे? सी पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर बोला है, लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन डायग्राम, तो क्लियर नहीं किया है कि इलास्टिक लिमिट तक है कि क्या है, तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक तो होगा ही, ऑब्वियस ही बात है ना। क्यों? थियोरेटिकली तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ही रहता है ना सब कुछ, और हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है? हुक्स लॉ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ही रहता है। कोई भी लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन में हुक्स लॉ तो वैलिड करेगा ही। सो ए और सी दोनों ही सही है, लेकिन एप्रोप्रिएट सी होना चाहिए। 26 का क्या लिया है आंसर? सी लिया है, लेकिन दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में से सबसे ज्यादा सही जो है वो क्या लिया जाएगा? सी। ठीक है जी। क्यों? हुक्स लॉ, लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन डायग्राम में जो होगा वो हुक्स लॉ ओबे करेगा, हुक्स लॉ फॉलो करेगा, ध्यान देना। 27 पे आइए। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स। प्लेट्स के टर्म में कर पा रहे हैं, मतलब शीट के फॉर्म में कर पा रहे हैं। मेलेबिलिटी,
है ना। सो ए इज द करेक्ट, 27 का ए सही है। 28 पे आइए। क्रीप ऑफ अ मटेरियल इज नॉट बीइंग डक्टाइल टू बिकम ब्रिटल, ये सब तो हम कुछ बात नहीं किए थे। डिसअपियरिंग ऑफ डिफॉर्मेशन और रिमूवल ऑफ लोड, ऐसा कुछ रिमूवल ऑफ लोड की बात करते थे क्या क्रीप में। कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विथ टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग, सही बात है। डी दिल्ली इज करेक्ट, 28 का डी दिल्ली सही है। 29 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। इन ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ इंडिकेटर इज यूज्ड, आपको सबसे पहली बात तो ब्रिनेल हार्डनेस लिखा है, आप ये जाने कि जो ब्रिनेल टेस्ट होता है वो हार्डनेस के लिए होता है। इसमें जो इंडिकेटर यूज होता है वो हार्ड स्टील बॉल का यूज होता है, इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आप नेट पे यूट्यूब में आप इसके वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट होता है जब आपके पास खाली समय हो। 30 Which of the following material is expected to have the least value of Young's modulus? तो least value of Young's modulus क्या होगा? अब इसको देखो कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कौन सा मटेरियल होगा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। लीस्ट होगा मतलब जिसमें डिफॉर्मेशन क्या हो, ज्यादा। अब डिफॉर्मेशन इनमें से सबसे ज्यादा किसमें होगा? अब देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन लिया है, लकड़ी में भी हो सकता है। अब ये एक्सपेरिमेंटली है, अब क्या है आंसर क्या है, 2-3 जगह देख के। ऐसा कुछ नहीं है यार, अब वो टेस्टिंग करें अपन, एक क्रॉस सेक्शन लेके, एक सेम क्रॉस सेक्शन लेके और सेम फोर्स लगाएं, उसके बाद देखें, तो उसके बाद जो रिजल्ट आए उसके हिसाब से हम बात करेंगे, है कि नहीं यार। लकड़ी के भी तो तोड़ सकते हैं, माचिस की तीली तोड़ दो, उतना ही बड़े एल्यूमिनियम को तोड़ दोगे क्या? नहीं तोड़ पाओगे। बैंड होती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है। तो आप ये देखिए इसमें वुड सही लिया गया है, तो वुड को टिक करें, ठीक है जी। ये तो ये फंडा क्लियर है ना, जिसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है इलास्टिसिटी। तो क्या ऑप्शन है इसका, ए करेक्ट। 31 पे आ जाइए, 31। कंसिडर दी फॉलोइंग फैक्टर्स, ये हम डिस्कस कर चुके थे। फटीग के लिए क्या होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल, लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस एंड लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तीनों ही होना चाहिए। सो डी दिल्ली इज करेक्ट फॉर 31। 32 पे आ जाइए। द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ई बाई जी का रेशियो चाहिए। अब पॉइजन रेशियो कितना दिया है, 0.25। सो ई और जी का भी रिलेशन मुझे मालूम है, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ई और जी का रेशियो चाहिए, ये 2 हो गया, 1 प्लस म्यू मतलब 1.2, 12 दूनी 24, 2.4 के आसपास है ना। ये क्या लिख दिया मैंने, ई बाई जी, सही बात है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान। 33 पे आइए। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ई के व्हेन पॉइजन रेशियो इज 0.25। तो 0.25 में हम देख लेते हैं, ई और के पे पूछा है, तो ई और के पे पूछा है 1 3k 1 माइनस 2 म्यू, यही करना पड़ेगा। सो ई 3k म्यू का वैल्यू कितना है, 0.25 है ना, मतलब 1/4 ना। हाँ क्यों, 2, एक में आधा गया आधा, तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 ऑफ द के हो जाएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा, सही बात है। सो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 ऑफ के, सही बात है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपने पढ़ रखा है तो। 34 पे आ जाइए। द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ऐसा हम नहीं बोल सकते कुछ। टफनेस ऑफ द मटेरियल, मॉडुलस ऑफ टफनेस लिखा होना चाहिए था, लेकिन अब अगर नहीं लिखा है तो टफनेस को हम ले सकते हैं, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस, लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो टफनेस हम ले सकते हैं। और क्या बोलता है, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कि एरिया जो है स्ट्रेस स्ट्रेन का वो कुछ हार्डनेस देता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलियर, ऐसा भी कुछ नहीं कि उसके अंदर का ये बताता हो कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको फेल करने के लिए। तो इसमें अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे, क्योंकि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में वो एरिया मिलता है जब लोड लगाने के कारण कितना उस बॉडी के अंदर स्टोर्ड हुआ है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो एरिया मिलता है वो ये बताता है कि जब आप बॉडी लोडिंग से सब्जेक्टेड था तो उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, और जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है वही क्या कहलाता है, स्ट्रेन एनर्जी। और स्ट्रेन एनर्जी का स्ट्रेन एनर्जी ही क्या है, टफनेस है कि नहीं। हाँ अब टफनेस नहीं आएगा, तुम
तो अभी बाद में बात करना, वीडियो चल रहा है। 35 द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार शोन इन द फिगर गिवन बिलो इंट्रोड्यूस। अरे टेंसाइल फोर्स है तो स्ट्रेस कौन सा आएगा? टेंसाइल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। टेंसाइल फोर्स है तो स्ट्रेस कौन सा आएगा? टेंसाइल। देर हाँ और क्या बी। 36 पे आओ। With a percentage increase of carbon in a steel is decreases its percentage increase करते जाते हो तो कहाँ किधर पहुंचते हो तुम? कास्ट आयरन की ओर पहुंचते हो तो स्ट्रेंथ तो बढ़ता है, हार्डनेस भी बढ़ता है, ब्रिटलनेस भी बढ़ता है, डिक्रीज डक्टिलिटी होगा, इसकी डक्टिलिटी कम होती है। स्टील की डक्टिलिटी ज्यादा, कास्ट आयरन की डक्टिलिटी कम उसके कंपेरेटिवली। सो 36 का क्या हो जाएगा? डी दिल्ली। ठीक है। 37 पे आइए। द फिनोमिना ऑफ स्लो एक्सटेंशन हमको मालूम है क्रीपिंग है, क्यों? क्रीपिंग मालूम है। 38 पे आ जाइए। द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड, बता चुका मैंने। द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल, बता दिया ना। क्या होगा? यील्डिंग, डी दिल्ली। 39 पे आ जाइए। इन अ टेंसाइल टेस्ट व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक, ये भी बता दिया। जब टेंसाइल टेस्ट करेंगे व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, जब टेंसाइल टेस्ट में मटेरियल बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट आ जाएगा द टेंसाइल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? मोर क्विकली हो जाएगा, इंक्रीज मोर क्विकली, डी दिल्ली। कैसे, क्यों, सब बता रखा है आपको। 40 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज बता रखा है मैक्सिमम अपॉन, हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि क्या लिखा है? मैक्सिमम नहीं लिखा है तो अब क्या लिखा है? अल्टीमेट लिखा है। अल्टीमेट ही तो मैक्सिमम होता है। अल्टीमेट कौन से मटेरियल के लिए मैक्सिमम होता है? ब्रिटल के लिए। यस, वर्किंग स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? और अरे वर्किंग स्ट्रेस को परमिसिबल बोलते हैं या फिर अलाउएबल स्ट्रेस। हाँ, यहाँ पर मैक्सिमम डक्टाइल के लिए यील्ड हो जाता है और ब्रिटल के लिए क्या हो जाता है? अल्टीमेट, है ना। ये भी बताया है, नहीं बताया मत बोलना जब पढ़ा रहा था तो। 40 का बताइए। इन अ कंपोजिट सिस्टम, बता दिया। इन अ कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज एंड द एंड कंस्ट्रेंट टू रिमेन्स टुगेदर, मतलब कुछ इस तरीके से है। एंड कंस्ट्रेंट्स रिमेन्स टुगेदर, ये कोई कॉपर है, ये स्टील है, मान के चलो। दी कंपोनेंट हैविंग लोअर वैल्यू, बता रखा है कॉपर की ज्यादा है तो ज्यादा, ये कम, रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन आएगा, इसमें कंप्रेसिव लगेगा, और जो कम है उसमें क्या लगेगा? टेंशन। कैसे, क्यों, अच्छे से समझा रखा है। सो लोअर जिसका अल्फा होगा उसमें टेंशन लगेगा। सो 41 41 का एक करेक्ट होगा। 41 42 पे आते हैं। ये सब बता रहा हूँ आपको, अगर परेशानी है आप लोग फिर से बैठ के एक बार बैठ के शीट को आपसे, ये आप बना कि नहीं बना ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि मेरे से पूरा क्वेश्चन बना कि नहीं बना। 41 ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है ये कि मेरे से पूरा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर से मैं देखूं बैठ के आराम से। कौन से नंबर पे? 42 क्या बोल रहा है बताइए? विच मटेरियल हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, क्या होगा? 42। रबर क्यों होगा? रबर क्यों होगा? रबर क्यों होगा? क्योंकि रबर क्या है? इनकम्प्रेसिबल है, और इनकम्प्रेसिबल के लिए के की वैल्यू क्या होती है? इनफिनाइट होती है। इधर देखिए, और पॉइजन रेशियो का रेंज क्या होता है? 0 से 0.5। इधर देखना, E इज इक्वल टू क्या होता है? 3K 1 माइनस 2 म्यू। इधर देखना, सो E अपॉन 3K 1 माइनस 2 म्यू, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते, K की वैल्यू देखते हैं, E अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू। इधर देख रहे हैं आप?
के का वैल्यू इधर देखना, म्यू की वैल्यू को अलग अलग रखते हैं हम, उसमें से एक वैल्यू अगर हमने ये रख लिया, म्यू की वैल्यू अलग अलग रखे, उसमें से एक वैल्यू ये रख लिया, सपोज हम लोगों ने कितना रखा म्यू का वैल्यू 0.5, तो 0.5 रखा, तो ये हमने देखा 1 - 1 इज 0, तो 3 ये पूरा 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो k की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट, और k की वैल्यू इनफाइनाइट कौन से मटेरियल के लिए होती है, इनकम्प्रेसिबल। सो k की वैल्यू इनफाइनाइट इनकम्प्रेसिबल के लिए होती है, और म्यू की वैल्यू आपने कितनी रखी है इसके लिए, k की वैल्यू इनफाइनाइट लाने के लिए म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5। सो k की वैल्यू इनफाइनाइट, यहाँ से सेटिस्फाई हो गया ना चीजें, k की वैल्यू इनफाइनाइट इनकम्प्रेसिबल, वो कब आया जब म्यू का वैल्यू कितना रखा आपने 1/2, सो 0.5 इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए, 12 और बता दिया, रबर इनकम्प्रेसिबल है बता दिया, ठीक है। सो 42 भी बता दिया। 43 पे आइए, A material is said to be perfectly elastic। जब परफेक्टली इलास्टिक है मतलब ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा जब लोड हटाएंगे तो, क्यों, कौन सा सही है, हाँ, इट्स रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ द लोड। सो 43 का ए। 44 पे आ जाइए, ये हमने बता दिया था, ए बी एंड बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रोंज एंड कॉपर, ये बता दिया था कि ब्रोंज और कॉपर है, इसमें लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है, ये ब्रोंज है, ये कॉपर है, कॉपर है ना, एरिया ऑफ ब्रोंज दे रखा है, एरिया ऑफ द कॉपर दे रखा है, स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है, एरिया ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द ब्रोंज, स्ट्रेस ऑफ द कॉपर, ये लोड है, तो यहाँ पर पी ऑफ द ब्रोंज आएगा, बात नहीं करिए, पी ऑफ द कॉपर आएगा, तो क्या बोल रहा है कि द लोड शेयर बाय देम, देन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो मैं आपको बोला था ये एक जो केस है, अगर 2 बार एक साथ दिया हुआ है तो किसका केस है, कंपोजिट का, उसमें 2 लगाना है, क्या क्या लगाना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बोलता है, समेशन ऑफ Fi इक्वल्स टू 0, सो एक फोर्स नीचे जा रहा है और 2 फोर्स क्या जा रहा है ऊपर, सो Pb प्लस क्या हो जाएगा Pc, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी बॉम्बे में, है ना, और इसको स्ट्रेस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये लोड P को वी नो दैट स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, कितने बार तो बता दिया, अब आपको याद हो जाना चाहिए, स्ट्रेस इनटू एरिया इज कॉल्ड फोर्स, तो स्ट्रेस ऑफ द ब्रोंज, एरिया ऑफ द ब्रोंज, स्ट्रेस ऑफ द कॉपर, एरिया ऑफ द कॉपर, सही बात है कि नहीं, तो ये भी सही है, ये भी दिया हुआ ऑप्शन में, ये भी दिया हुआ ऑप्शन में, और जो दूसरा हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी, वो डिफॉर्मेशन के बीच रिलेशन बताता है, तो डेल एल ऑफ द ब्रोंज और डेल एल ऑफ द कॉपर क्या होगा, बराबर ही होगा, सो डेल एल कहने का मतलब पी एल अपॉन ए ऑफ द ब्रोंज और पी एल अपॉन ए ऑफ द कॉपर, ये तो मैंने बता भी दिया था उस दिन। सो पी अपॉन ए इज द स्ट्रेस ऑफ द ब्रोंज, लेंथ बराबर है, हटा भी सकते हो तुम, हटा सकते हो ना, सो यहाँ ई ऑफ द ब्रोंज बच गया, यहाँ पर P अपॉन ए इज द स्ट्रेस ऑफ द कॉपर, यहाँ पर E है तो E ऑफ द कॉपर, सो आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि स्ट्रेस ऑफ द ब्रोंज अपॉन, ये इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, स्ट्रेस ऑफ द कॉपर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द ब्रोंज, और यहाँ पर E ऑफ द कॉपर, तो ये चीज भी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए यही है ना, स्ट्रेस ऑफ द ब्रोंज अपॉन स्ट्रेस ऑफ द कॉपर इज इक्वल्स टू ई ऑफ द ब्रोंज, ये तो बता भी दिया था। सो कौन सा ऑप्शन सही है 44 का, डी दिल्ली। लेकिन आप ये हमेशा देखें कि अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता तो आप ये क्वेश्चन 44 नहीं बना पाते, क्या बोल रहा है समझ में ही नहीं आता, ठीक है जी। 45 क्या बोल रहा है बताओ, एक लोड लगाया हुआ है उसने, बनाइए यार, सब चीज तो वही बना दे रहा, आप भी कुछ बनाइए। 44 बताइए आप, 45 बनाइए। क्या बोल रहा, अ लोड 960 न्यूटन 1960 का इज राइज्ड एट द एंड ऑफ द स्टील वायर, एक स्टील वायर है, इसमें लोड लग रहा है 60 न्यूटन का, द मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर सो दैट द स्ट्रेस इन द वायर डज नॉट एक्सीड, तो स्ट्रेस निकाल फोर्स अपॉन एरिया, द मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर सो दैट द स्ट्रेस इन द वायर डज नॉट एक्सीड, तो ऐसे ही तो निकलेगा और क्या निकलेगा, 2 स्ट्रेस दे रखा है 100, द मिनिमम डायमीटर, क्यों ऐसे करो तो कितना आ रहा है, π/4 इंटू डी स्क्वायर करो ऐसे सिंपली, क्यों कितना आ रहा है,
वहाँ से डी की वैल्यू निकालना है। अब डी का वैल्यू निकालना थोड़ा सा। 1960 4 पाई इंटू 100, 2 और 10 तो ठीक है, 1960 और पाई है कि नहीं। अब थोड़ा सा इसको अपने को बनाना पड़ेगा। नहीं आ रहा? ऐसे करने से डी की वैल्यू 1.579 आनी। 1 point minimum diameter, the minimum diameter of the wire so that stress in the wire does not exceed. और कोई कैलकुलेट करो ना, फर्स्ट तो अगला नंबर बाकी करो इसको, किया ना ये 1/5 किया कि नहीं किया? 5 आ रहा 5 आ रहा? सिर्फ 5 आ रहा 1/5। अरे ये मैंने 1/5 किया है, उसके बाद ये 960/पाई तो है ही है ना इधर। 5 आ रहा ना? चल सी इज द करेक्ट। तो कुछ नहीं करना था आपको, स्ट्रेस दे दिया है, लोड अपॉन एरिया करना था, तो डायमीटर मिनिमम डायमीटर आपका निकल आता। अब इसमें से थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट था, उसमें पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, उसको कितना मान लो 3 मान लो। 3 मान के इसको काटने की कोशिश करो तो 1960 डिवाइड बाई 3.14 होता है, इसको 3 मान लो, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो 3 से काट दो, 6 18 16 15 10 9, क्यों ये 659 के आसपास। 659 किसका? 625, यस एक्सेलेंट। 625 25 का होता है, और 5 5 5 25, अप्रॉक्सीमेट 5 के आसपास आ रहा है, लेकिन ये बनेगा नहीं क्योंकि 5.5 भी है ये पास पास है, नियरेस्ट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट में फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास कैल्सी नहीं है तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते थे, है ना। 1960 डिवाइड बाई 3.14 तो 3 नहीं ले सकते थे, और इसको लिया तो आपने 659 के आसपास आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, पॉइंट समथिंग कुछ और आएगा, मैंने उसको छोड़ दिया है, यहाँ 1.4 को भी छोड़ दिया है कि नहीं यार। तो ये 659 जो है वो 625 के आसपास है। 625 का अंडर रूट रहता तो 25 नहीं हो जाता, ठीक है। ऑप्शन आंसर क्या दिया इसका? 5 ही दिया है। A B C C S दिया है। किसमें आंसर में? किसमें? ये ऑप्शन में बोला सर सी ही दिया है, मतलब 5 ही आया है। तो फिर क्या दिक्कत है? देख लेना आप इसको, कैलकुलेशन बना के देख लेना। चलिए जी 45 के बाद आ जाइए, आप 46 पे आइए और मुझे बताइए आप 46 क्या बोल रहा? When a load is transferred through one surface to another surface in contact, the stress is known as, क्या होगा ये? When a load is transferred through one surface to another surface, हाँ ट्रांसफर हो रहा है, when a load is transferred through one surface to another surface in contact, the stress is known as, शेयरिंग स्ट्रेस ही होगा, क्योंकि टेंसाइल और कंप्रेसिव में तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। ऑप्शन में दिया है शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है शेयरिंग स्ट्रेस। अगला आइए 46 का सी हो गया। फोर्टी 47 पे आ जाइए। 47 का क्या है? द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मैंने आपको बता रखा है कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हाफ पी इंटू डेल होता है, डिफॉर्मेशन, ध्यान देना। तो ये बोला है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोला है, ध्यान देना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोला है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मुझे मालूम है कि चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, तो ये डिफॉर्मेशन मुझे यहाँ रखना है। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बस बोला है, द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मेरे पास तो बहुत फॉर्मूला है, 3 सिग्मा अपॉन ई 1 - 2 म्यू 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए, ध्यान देना इधर। और मुझे ये भी मालूम है सिग्मा अपॉन ई 1 - 2 म्यू। तो ये मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मालूम है,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में तो चलो ठीक है, आप बोल रहे हो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ये होता है, ये होता है। तो आप ये स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तो ये आप डिफॉर्मेशन मतलब ये चेंज इन वॉल्यूम निकालने बोल रहे हो, तो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। तो कौन सा इस पर रखना है? तो आप पहले ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में दिखा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यहाँ कोई वॉल्यूम का टर्म दिख रहा है क्या तुमको? हाँ, क्वेश्चन ने बोला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रेशर, प्रेशर में सर कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। क्वेश्चन ने बोला इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन ने बोला ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट, तो भैया दैट मीन्स इनमें से कोई एक होगा या फिर पूरा ही होगा। तो आप देखिए कि जो स्ट्रेन एनर्जी में डिफॉर्मेशन आना है यहाँ से तो नहीं आएगा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, लेकिन एक रिलेशन तो देख रखा है बल्क मॉडुलस का कि ये क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। और एफएम में ये स्ट्रेस की जगह मैंने बताया था क्या होता है, चेंज इन प्रेशर होता है ना, जो यही बात है ना, क्यों? और ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहने का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सो ये चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये चेंज इन वॉल्यूम निकालना है मुझे, तो ये और ये इसी को देखना है बस, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन बल्क मॉडुलस। तो जो स्ट्रेन एनर्जी है हाफ पी, पी मतलब लोड, तो लोड फ्लूइड में कैसा लग रहा है, चेंज इन प्रेशर, ये चेंज इन प्रेशर, ये लोड इनटू डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो कितना है वो, dp इंटू वी अपॉन के। सो स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ प्रेशर चेंज का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन के। सो यहाँ से आप सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, देख लीजिए। स्ट्रेन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। is directly proportional to square of exerted pressure, yes. is inversely proportional to bulk modulus, yes. ठीक है जी। तो आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, आपको क्या मालूम है और क्या उसमें रखना है, यहाँ पर इसको सोचना पड़ेगा। सर मैं तो नहीं सोच पा रहा था, तो ये धीरे धीरे डेवलप होने वाली चीज़ें। सर मैं तो ऑप्शन में नहीं देख पा रहा था, ये धीरे धीरे डेवलप होने वाली चीज़ें आपकी होंगी। अगर आप क्वेश्चन बनाते रहेंगे ना तो धीरे धीरे आपका अच्छा होगा ये सब चीज़। एक दिन में नहीं आएगा, क्योंकि किसी को नहीं आया, आपको भी नहीं आएगा। आप दूसरे से अलग नहीं है, आप भी इंसान हैं, धीरे धीरे आएगा, चाहेंगे तो आएगा। ठीक है। 48 पॉइजन्स रेशियो फॉर स्टील विथ इन इलास्टिक लिमिट रेंज, क्यों 48 का क्या होगा, सी होगा। ये लिख रहे हैं क्या आप, लिख लीजिए, तेजी से लिखिए, बस फोटो क्लिक कर लो। हाँ फोटो क्लिक कर लो, हो गया। ये ना तुमको ना, तुम गलती मत करना, जब भी मैं जैसे मैं दूसरी शीट दूंगा ना, तो जब भी क्लास होती है तो बार बार शीट को देखते रहना क्या क्या बन रहा है, जो नहीं बन रहा है ना उसमें सर्कल लगा रखना। ऐसा मतलब निकेश सर पूरा बताएंगे, मैं उसी समय बनाऊंगा या बनाऊंगी, उस समय कंसेप्ट अच्छा बनेगा नहीं, मैं तेजी से पढ़ाऊंगा, अदर समय बहुत लगेगा ना। तो आप घर में जाने के बाद आराम से पढ़ के चीज़ों को पढ़ के जो अभी तक मैंने बता रखा है, और आप आराम से गौर करेंगे तो जो मैं पढ़ाते जा रहा था क्वेश्चन इसमें से बनते जा रहे होंगे, है ना। तो घर में जाके आपको बनाना है, आज ही के दिन वेट मत करना, जिस दिन शीट सॉल्व होगा उसी दिन मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। मेरा इस फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाओगे, फिर मैं तेज से चलूंगा, तुम क्वेश्चन पढ़ते रहोगे तब तक मैं आंसर दे दूंगा, समझ रहे हो। तो आपको घर में जाके शीट तो आपको पहले ही दे दूंगा, जैसे कल की शीट दे दूंगा मैं आपको, तो शीट आपके पास रहेगी और मेरा क्लास चलता रहेगा। तो आपको बीच बीच में देखते रहना है कि हाँ आज पढ़ाया तो कुछ मेरे से क्वेश्चन बना क्या, तभी तो होगा। और जो नहीं बना उसमें सर्कल बना के रखिए, मेरा डाउट है, और जब मैं यहाँ बताऊँ उसको तेजी से नोट डाउन कर ले, तभी तो होगा। नहीं तो अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा फिर आप उसको नोट डाउन करेंगे, क्लास ही इतनी लंबी हो जाएगी, है कि नहीं। आओ क्वेश्चन नंबर 48 देखें क्या बोल रहा है। पॉइजन्स रेशियो स्टील का पूछ रहा है विथ इन इलास्टिक रेंज, इलास्टिक रेंज तक क्या ये लोडिंग कितना लग रहा है उसके हिसाब से कितना पॉइजन्स रेशियो आएगा, तो एक रेंज होगा, यहाँ लोड लग रहा है तो कितना हो सकता है, यहाँ लोड लग रहा है कितना हो सकता है। पॉइजन्स रेशियो तो यही होता है ना कि लोड लग रहा है उस डायरेक्शन में, लोड लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, यही तो पॉइजन्स रेशियो बताता है। तो लोड कितना लग रहा है उसके हिसाब से तो रेंज भी तो बढ़ जाता है, रेंज भी ऊपर नीचे होता है ना। तो कितना होता है रेंज, इलास्टिक रेंज, इलास्टिक लिमिट तक पॉइजन्स रेशियो का रेंज फॉर स्टील के लिए कितना होता है, 4 से इतना ही दिया 0.252 ए दिया है, यही दिया ना, क्यों सी मोस्ट ऑफ द मटेरियल में स्टील ही तो आता है, मैंने लिखवाया।
0.25 to 0.33, 48 का सी। 49 का बताइए, 49 का। 2 bars of different material are of the same size। अच्छा, अलग अलग मटेरियल लेकिन साइज क्या है, एक ही है, ठीक है। सेम साइज आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स, सेम टेंसाइल फोर्स, ठीक है। इफ द बार हैविंग a unit elongation in the ratio, if the bar having unit elongation, elongation का रेशियो दिया है, कहने का मतलब मान लेते हैं पहला बार है, ये दूसरा बार है, कितना दिया है 4/7, देन द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इधर देखो डेल एल का रेशियो दिया, वी नो दैट डेल एल इज पीएल अपॉन ए, तुम पहले इधर देखो आराम से, डेल एल का फॉर्मूला होता है पीएल अपॉन ए, और डेल एल का फॉर्मूला दिया है, एल तो सेम ही है, पी भी सेम ही है, और सेम साइज बोला तो एरिया भी सेम ही होगा, दैट मीन्स डेल एल ई के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और तुमको किसका रेशियो पूछ रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, देन द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उधर देखिए डेल एल 1 के जगह मैं क्या लिख, डेल एल 1, जैसे ये डेल एल 1 है, अब इसको मुझे लिखना है इलास्टिसिटी के टर्म में, तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डेल यार इनवर्सली है ना, इतना आपको समझते हो गया यार आप, डेल एल 1 को 1/E, डेल एल 2 को क्या लिख सकता हूँ E2। तो मुझे चाहिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो, ये मुझे दिया था 4/7, आप देख रहे हैं कि ये उल्टा है कि नहीं, दैट मीन्स E1 और E2 आपको पूछ रहा है ना, आपको ये दे रखा है 1 और 2 का रेशियो, और आपको तो E1 और E2 का रेशियो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, E1 और E2 उल्टा हो जाएगा, 7/4 है ना, नहीं दिया, हाँ तो नहीं दिया इसलिए तो नन ऑफ दिस है अरे यार ये नहीं है 7/4, इसलिए तो नन ऑफ दिस है ऑप्शन, है ना, तो सही तो है मतलब ये आंसर। तो इसमें कुछ रखा थोड़ी ना था, कुछ नहीं है, नहीं समझ में आया, अरे भाई तो डेल एल की वैल्यू पुट कर लो, तुमको नहीं समझ में आया तो PL अपॉन AE पहले का, PL अपॉन AE दूसरे का, तो PL A ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, और E2/E1 आ गया 4/7, तो 7/4 आ गया, इतना तो समझदारी है आपके अंदर। 50 फोन आ रहा है किसी का, मोबाइल के कारण ना वो हाँ तो तुम लोग जब खाली समय में बैठते हो ना तो डिस्कस किया करो, जैसे छूट गया तो अरे इसका सर बताया था, तेजी बताए, नहीं पता चला तो बता दो, ऐसे भाई बात किया करो, ये मत बात किया करो घर में क्या चल रहा है, यहाँ पर आने के बाद पढ़ाई लिखाई की बात किया करो। हटा दूँ, हटाऊँ, कहाँ 50 मार दिए हम, अब 50 कैसे नहीं मारे, मारे ना यार, अब 49 का 50 आ गया ना, हाफ सेंचुरी हो गया हमारा। हाँ कितने मिनट में वो हाफ सेंचुरी, 35 मिनट में मारा हम लोगों ने 35 बॉल में मारा हम लोगों ने 50 रन। अरे यार 1 घंटा हो गया क्या, 100 बॉल 58 हो गया यार, तो थोड़ा सा वो होता है, बात करते हैं इसके वजह से। चलो कोई बात नहीं। इधर 50 नंबर क्या बोल रहा है, इधर आइए। अ मटेरियल विच ओबेज हुक्स लॉ, अच्छी बात है भाई, हमारा मॉस में पूरा मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे करेगा ही। इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस, बार बना देते हैं आपको अच्छा समझ में आएगा। डायरेक्ट स्ट्रेस, और डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है सिग्मा नॉट, अच्छी बात है। एंड इट्स इलास्टिक लिमिट, हाँ ना ठीक है ना, इलास्टिक लिमिट, तभी तो हुक्स लॉ वो वैलिड है, ठीक है, वो भी बता रहा है लेकिन डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है भाई बताओ क्या दिक्कत है, इलास्टिक लिमिट तक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू बोल रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, स्ट्रेन एनर्जी नहीं यार, स्ट्रेन लिखा है स्ट्रेन लिखा है ना, तो वी नो दैट ना स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, क्यों, स्ट्रेस अपॉन ई, स्ट्रेस कितना दिया है सिग्मा नॉट, तो सही तो है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ना। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो ये भैया आपको मोहर सर्कल से समझ में आएगा,
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जब हमको मोहर सर्कल पढ़ाऊंगा अभी, जो कि नहीं पढ़ाया हूँ, तब समझ में आएगा कि मोहर सर्कल से कैसे निकालते हैं, तो है ना। तो ये निकालेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 से। सिग्मा 2 इज द मिनिमम, जो कि नहीं है, और सिग्मा 1 आपके पास सिग्मा नॉट है, डिवाइड बाई 2, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। सर समझ में तो नहीं आएगा भी नहीं सर, समझाओ। नहीं समझाऊंगा, अभी कैसे समझाऊंगा इतने कम ड्यूरेशन में, इसको मुझे आराम से समझाना पड़ेगा ना। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा बाई 2 आएगा, जो कि दे रखा है। स्ट्रेन एनर्जी तो बता ही तो दिया, सिग्मा स्क्वायर इंटू क्या था, वॉल्यूम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ वी, यही तो दिया है क्या। सिग्मा की जगह सिग्मा नॉट है, ये तो बताया था, ये बताया है, ये तुमको पता ही था। ये तुमको अभी नहीं बता पाऊंगा बिकॉज अभी इस पे काम करना पड़ेगा। ये कैसे लिखा मैंने, इसको मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसमें लगेगा समय, क्योंकि एक पूरे टॉपिक से ही आ गया इसमें। सो डी दिल्ली इज करेक्ट। तो आप जब ये पढ़ लेंगे तो आपके लिए इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो पता ही था, ये तो पता ही था, ये बस आपको देखना है। इस पे आप इसको भी आप एक सर्कल बना के रख सकते हैं कि हाँ इस पे देखना है जब मैं ये पढ़ा दूँ आपको मोहर सर्कल। 51 पे आइए। 51 क्या बोल रहा है, अ बीम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू, बीम किसे सब्जेक्टेड रहता है, ट्रांसवर्स लोडिंग। ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार बताया मैंने जब बेसिक पढ़ा रहा था, तो मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो 52 द ग्रेटेस्ट लोड विच अ स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंट डिस्टॉर्टेड इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूप लोडिंग बोलते हैं ना, ये याद करना पड़ेगा। द ग्रेटेस्ट लोड विच अ स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंट डिस्टॉर्टेड इज कॉल्ड फ्रूप लोड, याद करना पड़ेगा, है ना। परमानेंट डिफॉर्मेशन होने तक जो लोड उस पर लगा हुआ है, उससे पहले तक, उस लोड को हम फ्रूप लोड बोलते हैं। ये नोट करके हम लिख लेंगे, फ्रूप लोड बोलते हैं, है ना। 53 पे आते हैं। Which of the following statement is false? क्या गलत क्या है, माइल्ड स्टील हैज 2 yield point, हाँ सही है। माइल्ड स्टील सो स्ट्रेन हार्डिंग, सही है। माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मेटल, ये भी सही है। तो डी दिल्ली नन ऑफ दी अबव, कोई गलत नहीं है, सब सही है, ठीक है। 53 का डी दिल्ली। सबकी तुम्हारे पास सीट भी है कि नहीं, तुम कर क्या रहे हो, तो भाई सीट ले लो तुम यहां से। 54 पे आओ। इफ दी, है ना यार, तुम मांगोगे तब तो मिलेगा। अच्छा 54 पे आइए। इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज 2 times of the twice of the modulus of rigidity, then the Poisson's ratio of the material, we know that E is equals to 2g 1 plus mu। E को 2g लिखना है, यही तो बस करना है, 1 प्लस म्यू, 2g कैंसिल आउट हो गया, ये 1 प्लस म्यू, सो 1 1 0 हो गया, है ना, यही तो होगा, और क्या होगा, म्यू की वैल्यू 0, तो म्यू की वैल्यू 0 है ही नहीं यहाँ पर, नन ऑफ दिस। 54 का डी दिल्ली। द लोड ऑन अ स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, बता दिया था। ये आपके पास स्प्रिंग है, इसमें तुम लोड लगा रहे हो P, तो उसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा डेल, तो स्टिफनेस ही तो होता है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना स्प्रिंग में लोड लगाना पड़ेगा, वही तो स्टिफनेस है। जितना स्प्रिंग का स्टिफनेस बढ़ाओगे पर यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए, उतना ही स्प्रिंग फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यही तो है स्टिफनेस का मतलब। तो स्टिफनेस क्या होता है, लोड ऑन अ स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस। सो स्टिफनेस ए से आएगा, 55 का ए। 56 फॉर द वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मटेरियल शुड बिहेव इन विच मैनर। मैंने आपको बताया था कि जो सुपरपोजिशन मैंने लगाया था फर्स्ट यूनिट में, मल्टीपल्स ऑफ द बार, मतलब बार एक ही था, उसमें सेक्शन अलग अलग था, उसमें मैं टोटल चेंज इन लेंथ निकाल रहा था, उसमें बोला था कि सुपरपोजिशन निकालो, उसके बहुत सारे रूल हैं, तो उसमें से एक ये बोलना चाह रहा है, एक रूल कुछ पूछ रहा होगा, क्या बोल रहा है, फॉर द वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मटेरियल शुड बिहेव इन विच मैनर। कैसा होना चाहिए, नॉन लीनियर इलास्टिक तो नहीं होना चाहिए। अगर नॉन लीनियर इलास्टिक होता तो हम लगा नहीं रहे होते बार में, क्योंकि हमारा बार तो लीनियर इलास्टिक है ना,
नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए, नॉन लीनियर इनइलास्टिक, नॉन लीनियर इनइलास्टिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मटेरियल लीनियर इलास्टिक होता है। हम जो मटेरियल में मॉस से पढ़ते हैं तो हमारा मटेरियल लीनियर इलास्टिक होता है ना, तो ये दोनों ही गलत हो गए। तो लीनियर इनइलास्टिक, तो इनइलास्टिक नहीं होता हमारा मटेरियल, कैसा होता है? लीनियर इलास्टिक। ये तो हम अजम्पशन में बार बार बोलते ही है ना कि हमारा मटेरियल कैसा हो, लीनियर इलास्टिक हो, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक हो, है कि नहीं? तो सुपरपोजिशन तभी वैलिड करेगा जब मटेरियल कैसा हो, लीनियर इलास्टिक, और जो कि हमने अजम्पशन में नहीं रखा है कि हमारा मटेरियल कैसा है, लीनियर इलास्टिक है कि नहीं? तो सुपरपोजिशन तभी फॉलो करेगा जो भी लिखा है, वैलिडिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब मटेरियल कैसा हो, लीनियर इलास्टिक। तो इसमें तो कॉमन सेंस ही लगना था। 56, 57, 57 क्या बोल रहा है? बोलो यार। हाँ, लीनियर फोर्स, ये तो सेम हो गया क्या? एक क्वेश्चन ऐसे था कि उधर हाँ, a linear force deformation relation is obtained in a material having elastic stress strain property, having plastic stress strain property, which are rigid elastic material। वहाँ पे बुक्स लो ले लिए थे। हाँ, यहाँ पर क्या लिया है? इलास्टिक लिया है। हाँ हाँ, तो मैं वही बोला था, दोनों ही सही है वहाँ पर, लेकिन अगर हुक्स लॉ है तो हुक्स लॉ को सही बोलेंगे, और यहाँ हुक्स लॉ नहीं दिया है। हाँ, यही हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी। 57 का ए सही होगा, 57 का ए सही होगा। 58 पे आ जाइए, 58 पे। हाँ, none of these दिया है। A linear force deformation relation is obtained in a material having a elastic stress strain property। नहीं यार, ए होना चाहिए, ए कर लेना उसको करेक्ट, ठीक है, ए ही कर लो। 57 का ए कर लीजिए। 58 पे आ जाइए। इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, क्या कहलाएगा यार? आइडेंटिकल है तो, ऑल डायरेक्शन में है तो आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। 58 का सी। 59 का आ जाइए, 59 का। इफ ऑल डायमेंशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार आर डबल, if all the dimension of the prismatic bar are double, the maximum stress produced in the bar under its weights will, क्या होगा बताइए? If all the dimension of the prismatic bar are double, the maximum stress produced in the bar under its weight will, the maximum स्ट्रेस आपके पास होता है फोर्स अपॉन एरिया ही होता है ना। द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बार अंडर इट्स वेट विल बी, इसको बताया तो था। फोर्स मतलब वेट, वेट अपॉन एरिया, वेट मतलब mg, mg मतलब a, मास रो v, a इंटू एल इंटू जी अपॉन a। ट्वाइस है क्या? क्यों ट्वाइस है? ऑप्शन क्या दिया है 59 का? इंक्रीज टू 2 टाइम्स। हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए, क्वेश्चन में बोला है इफ द ऑल डायमेंशन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार आर डबल, है ना, वो लेंथ का ही मतलब है, बस ध्यान देना, लेंथ का ही मतलब हम बस निकालेंगे क्योंकि एरिया तो कट जाएगा। द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बार अंडर इट्स वेट विल, तो स्ट्रेस को हम क्या लिख रहे हैं? फोर्स अपॉन एरिया। तो वो बोला क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बार अंडर इट्स वेट, अंडर इट्स वेट, तो लोड में क्या जाएगा? वेट। वेट को हम क्या लिख सकते हैं? mg। मास को क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मैंने लिखा, और वॉल्यूम को क्या लिख दिया मैंने? एरिया इनटू लेंथ। ये न्यूमरेटर में खेल रहा मैं, न्यूमरेटर में क्या चल रहा है? एरिया, एरिया ने कैंसिल आउट हो गया। रो तो डायमेंशन नहीं है, ये बोलता है कि डायमेंशन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार आर द डबल, तो रो तो डायमेंशन नहीं है ना, ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी है। जी तो कांस्टेंट वाला चीज है, उसको थोड़ी डबल कर सकते हैं। डबल में बचा क्या? डायमेंशन में बचा ही क्या? यहाँ पर एल ही तो बचा है। स्ट्रेस के फॉर्मूले में बचा क्या? रो, एल और जी बचा है। तो रो और जी तो कांस्टेंट चीजें हैं, मटेरियल को थोड़ी चेंज कर रहे हैं, मटेरियल चेंज करेंगे तब उसकी डेंसिटी चेंज होगी।
पृथ्वी में आपको तो जी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो डायमेंशन में बचा क्या है एल, और उसको क्या करने बोला है डबल। तो अगर स्ट्रेस ये है रो जी और एल, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है और यही तो डायमेंशन है, उसको क्या करने बोला है डबल। अगर एल डबल हो जाएगा तो स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा डबल, है ना, बोला है ना डायमेंशन को डबल करने के लिए। तो डायमेंशन में क्या पता डायमीटर भी होता, लेकिन एरिया का फैक्टर ही कैंसिल आउट हो गया है ना, क्यों संकेत। तो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस किसके लिए किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वेट के रिस्पेक्ट में, तो वेट को मैंने और सिंप्लीफाई किया है और चीजों को देखा है कि नहीं। तो डबल होगा, 57 का आंसर हो जाएगा, इंक्रीज टू 2 टाइम्स 59 का बी बॉम्बे। का बी बॉम्बे। 60 का आ जाइए, द यील्ड मूवमेंट बोल रहा है ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट दैट विल जस्ट प्रोड्यूस द यील्ड स्ट्रेसेस। इसको याद करना पड़ेगा, क्या है इसका 60 का यील्ड मूवमेंट, 60 इसका ए है, द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन। इसको आप नोट डाउन कर लेना। The yield moment of a cross section is defined as the moment that will just produce the yield stress in. इसको आप नोट डाउन करके अपने कॉपी में लिख लेना कि यील्ड मूवमेंट जो भी है क्रॉस सेक्शन का वो क्या होता है। तो एक ऐसा मूवमेंट होता है जो यील्ड स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसको आप थोड़ा सा नोट पॉइंट बना के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जो लिखा है उसी को लिख लेना है आंसर के सहित, है ना। जो 60 का आंसर तो दिया हुआ है, तो बस ये लिख, जो दिया हुआ उसी को नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में बाद में आराम से, कि जो यील्ड मूवमेंट कैसे आएगा किसी भी क्रॉस सेक्शन में, उसका क्या डेफिनेशन है। तो यील्ड मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो क्या प्रोड्यूस करता है, यील्ड स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। तो वो लगता कहाँ पर है, द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन पे लगता है वो मूवमेंट। अगर आउटर मोस्ट फाइबर पे अगर वो लगे मूवमेंट तो उसको हम यील्ड मूवमेंट बोलेंगे, जिससे जो प्रोड्यूस होगा स्ट्रेस वो यील्ड स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। इसको अपने कॉपी में आराम से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए और आराम से पढ़ के मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 61, which of the following statement is true? बी तो सही है और क्या है ना। The ability of material to absorb energy till the breaking or rupture taken place is known as toughness। बता रखा है मैंने तो। सो 61 का बी बॉम्बे। 62 बताइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सी हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसमें तो कोई बात ही नहीं करना है। 63 क्या टेपर्ड बार के बारे में, द एक्चुअल एक्सटेंशन इज सच द बार इज गिवन बाई, ये तो दिया हुआ, इसका फॉर्मूला बताया था टेपर्ड बाई का। अब ये 63 का एसेशन क्या बोल रहा है इसको समझना पड़ेगा। इसको पढ़िए, एसेशन क्या बोल रहा है उसके रीजन से समझेंगे उसको। If extension is calculated based on the treating, if extension is calculated based on treating it as a bar of average diameter, इधर सुनो ये क्या बोलना चाह रहा है ध्यान देना।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन को आराम से पढ़िए। अ बार टेपर फ्रॉम अ डायमीटर ऑफ D1 टू D2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार है टेपर्ड है D1 से D2, आराम से एक लाइन पढ़िए। ओवर इट्स लेंथ L, इसमें कोई दिक्कत नहीं था यहाँ तक, बस वो बता रहा है अभी तक। एंड इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स P, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इफ एक्सटेंशन इज कैलकुलेटेड, एक्सटेंशन, एलोंगेशन, डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ एक ही है। इफ एक्सटेंशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, कैसा देखो आराम से पढ़ो। इफ एक्सटेंशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ट्रीटिंग इट एज अ बार ऑफ एवरेज डायमीटर, इसका एक्सटेंशन कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, इसको इस बार को मान के नहीं किया जा रहा है, इसको कैसा माना जा रहा है, एक एवरेज डायमीटर लिया जा रहा है। एवरेज तो D1 प्लस D2, एवरेज डायमीटर क्या हो जाएगा D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2, एक डायमीटर मान ले रहे हैं, एवरेज डायमीटर तो यही होगा ना D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2। ध्यान देना, जैसे इसको हम कोई एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो उससे कैंसिल आउट हो जाए, 4 ले लेते हैं। D1 कितना मान मीटर मान गया 4, और ये कितना मान के चलो 2, तो उसका एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसा हम देख सकते हैं 4 2 6 और 2 कितना आ जाएगा, 6 और 2 कितना आ जाएगा 3। तो एवरेज डायमीटर कितना हो गया 3 मीटर। अब सुनना, ये टेपर्ड बार आपको बताया कि D1 है D2 है, लेंथ इतना है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब इसमें जो एक्सटेंशन है वो कैसे निकाला जा रहा है, इस बार का क्या मान के एक एवरेज डायमीटर का बार लिया जा रहा है। तो मान लो 4 मीटर और 2 मीटर का से टेपर्ड बार था, तो उसका एवरेज डायमीटर कितना हुआ 3। अब एक्सटेंशन हम इसमें निकाल रहे हैं एवरेज डायमीटर मान के, तो कितना हो जाएगा एक्सटेंशन हम निकालेंगे तो, अगर आप बताएं तो PL/A। सो PL/A अगर हम बात करें तो P और L तो बराबर ही रहेगा, E भी बराबर ही रहता है, तो क्या चेंज होता है एरिया। सो एरिया में अगर हम बात करें तो π/4 इंटू D का स्क्वायर। सो डेल L ऑफ दी, जब हम एवरेज डायमीटर मान रहे हैं तो इधर ध्यान दो, उसमें भी 4 रहेगा ही, पाई रहेगा ही। D का स्क्वायर करें तो D का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। सो 1/9। ये कब है, ये डेल L कब आया 1/9, जब हम क्या किए हैं, इस टेपर्ड बार का एक्सटेंशन निकाले हैं, इस टेपर्ड बार को एज अ एवरेज डायमीटर कंसीडर करके जब एक्सटेंशन निकाले हैं। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, टेंसाइल फोर्स P के बाद, इफ एक्सटेंशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ट्रीटिंग इट एज अ बार ऑफ एवरेज डायमीटर, ये निकाल लिए। The calculated extension will be more than the actual extension। ध्यान देना, एक्चुअल कैसे निकालेंगे, we know that formula 4PL/π D1 D2E, यही था ना फॉर्मूला। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब इस बार को हम, ये जो टेपर्ड बार है उसको एवरेज मान के जो हम चेंज इन लेंथ निकाल रहे हैं, जब हम उसको एवरेज डायमीटर मान रहे हैं, उसमें जो एक्सटेंशन आ रहा है वो उसके एक्चुअल से क्या आ रहा है, ज्यादा। यही तो बोल रहा है वो, फिर से पढ़ो, डायमीटर द कैलकुलेटेड एक्सटेंशन विल बी मोर देन द एक्चुअल एक्सटेंशन, है कि नहीं। तो हम देखते हैं ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो एवरेज मान के देखा तो कितना आया है 1/9, एक्चुअल में देखते हैं कितना आएगा। तो एक्चुअल में देखो, ये सब तो कैंसिल आउट कर लिया था हम लोगों ने, क्योंकि अरे 4 भी हटा लिया था ना, 4 भी हटा लिया था, पाई भी हटा लिया था, P तो शुरू में लिया ही नहीं था, L भी नहीं लिया था, E भी नहीं लिया था, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा D1 D2। सो एक्चुअल चेंज इन लेंथ अगर तुम देखो एक्चुअल, तो क्या हो जाएगा D1 D2, D1 कितना है 4 और ये कितना है 2, तो ये कितना है 1/8। अब समझना, एक्चुअल कितना है 1/8 और जो एवरेज डायमीटर मान के निकाले कितना है 1/9। दोनों में बड़ा कौन होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा कम। तो ये ज्यादा होना चाहिए, एक्चुअल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट ही क्या है, गलत। सही है कि नहीं, समझे कि नहीं भाई साहब। तो A इज ट्रू, लेकिन द एक्चुअल एक्सटेंशन इन सच बार इज गिवन बाय, रीजन तो सही है ना, एक्चुअल एक्सटेंशन तो ऐसे निकालेंगे ना, फॉर्मूला बता रखा है 4PL/π D1 D2E, नहीं बताया क्या मैंने फॉर्मूला टेपर्ड बार का। तो पहले आप देखें कैसे किया है ये। सो A क्या है, फॉल्स है, लेकिन R क्या है, ट्रू है, यही बोला है। डी वैल्यू नहीं समझ में आया तुमको, एक टेपर बार को एवरेज डायमीटर का एक बार बनाया है, फिर वहां पर चेंज इन लेंथ निकाला, मतलब एक्सटेंशन निकाला है, और ये बोल रहा है कि चेंज इन जो ये मैंने चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन निकाला है वो ग्रेटर देन है
एक्चुअल वाले से, लेकिन मैंने जब कैलकुलेट किया तो ये पाया कि ये जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यही तो मैंने निकाला। तो सर ये जो 4 और 2 लिए हो तो ये 4 और 2 कैसे ले लिए? अरे तुम कुछ और ले लो ना, तुम 8 और 2 ले लो, तुम 10 और 12 ले लो, ऐसा ले लो जिससे 2 से कैंसिल आउट हो जाए। मैंने ऐसा नंबर ले लिया है ना, क्यों जी? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पूरा 63 क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया। होप सो आपको समझ में आया होगा। कितना बज रहा?